सो है गाइस, वेलकम बैक। अभी हम डिस्कस करने वाला आपका नेक्स्ट चैप्टर दैट इज योर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, आपका इकोलॉजी चैप्टर का, इकोलॉजी यूनिट का। सो चैप्टर जो है काफ़ी इजी है, ठीक है, बहुत ही सिंपल एंड छोटा चैप्टर है, टाइम नहीं लगना चाहिए इस चैप्टर में। और मैं बात बता दूँ, इस चैप्टर का मेन मुद्दा चीज़ क्या होता है कि इस चैप्टर में देखो, इकोलॉजी ऐसा यूनिट है जो आप समझ लेते हो बट क्वेश्चन सॉल्व करने में मुश्किल आता है, क्योंकि इजी होता है, एक बार पढ़ लो तो समझ में आ जाता है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत करना है। प्लस इस चैप्टर में ज़्यादातर भाग तो हम डाटा को ही पढ़ने वाले हैं। देखो, बहुत डाटा मिलेगा कि इतना स्पेसिस है, उतना है, इतना नहीं है, ठीक है। डाटा आपको बहुत याद रखना है इसमें, जेड वैल्यू किसका क्या है पता चलेगा थोड़ी देर में। तो इस चैप्टर में डाटा बहुत है और समझने वाला पार्ट तो ईजी है, वो समझ में आ जाएगा। सो बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या है? बायो मतलब लिविंग और डाइवर्सिटी मतलब वेराइटी। हमको पता है दुनिया भर का वेराइटी है वर्ल्ड में, और चैप्टर 1 में लिविंग वर्ल्ड में हमने पढ़ा भी है कि 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज डिस्क्राइब हो चुका है अभी तक। तो देखो कितना वेराइटी है। वहां में हमने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सब कुछ पढ़ के रखा हुआ है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या कितना क्या वेराइटी है, ठीक है। एंड कंजर्वेशन पढ़ेंगे कि उसको हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं। एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस क्या है, ये सब पढ़ेंगे, रीजंस क्या है, ऑल दिस, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल चैप्टर है, चलो सब क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। सो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जेनेटिक लेवल में होता है, स्पेसिस लेवल में बायोडाइवर्सिटी होता है, आपका इकोलॉजिकल लेवल में होता है। फिर इकोलॉजिकल लेवल में भी 3 तरीके का होता है, अल्फा बीटा गामा, सब बताऊंगा। भाई टोटल नंबर ऑफ स्पेसिस अर्थ में कितना है, पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी लॉस क्यों होता है और कंजर्वेशन हमको क्यों करना है, ये सब पढ़ेंगे हम, ठीक है। सो आप वर्ल्ड को देख के इतना आश्चर्यचकित हो जाओगे कि वर्ल्ड में आपका 20,000 स्पेसिस आपका एंट का है। अब होमोसेपियंस हम जब कहते हैं तो एक ही स्पेसिस है इंसान, जो कि आपका कितना 700 करोड़ है इंसान पूरा वर्ल्ड में, एक ही स्पेसिस का। तो 20,000 स्पेसिस होता है एंट का, ये ध्यान रखिएगा वर्ल्ड में। तो देखो इसका नंबर कितना हो सकता है। सिमिलरली 20,000 आपका ऑर्किड का भी स्पेसिस होता है। मैंने बोला डाटा याद करना है तो इसको भी ध्यान रखना है। 28,000 आपका स्पेसिस आपका फिश का होता है, ठीक है। सो एक डाटा है कितना क्या स्पेसिस है, ध्यान रखिएगा, बुक में पहला पॉइंट में देकर रखा हुआ है। सो देखो कितना डाइवर्स है हम लोग का अर्थ, ऐसी 1.7 to 1.8 बिलियन स्पेसिस डिस्क्राइब नहीं हुआ है, ठीक है। सो बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या? इट इज द डाइवर्सिटी ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रेंजिंग फ्रॉम सेलुलर मैक्रोमोलिक्यूल्स टू बायोम्स। मतलब ऑलरेडी हमने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में पढ़ लिया कि ऑर्गेनाइजेशन कैसा स्टार्ट होता है, आपका स्टार्ट होता है मैक्रोमोलिक्यूल से, ठीक है। मैक्रोमोलिक्यूल्स बोले तो आपका न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, प्रोटीन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, ये सब मिलकर आपका क्या बनाएंगे, सेल बनाएंगे, है कि नहीं। ये सब मिलकर आपका सेल बनाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन हो गया। और सेल आपका मिलकर क्या बनाएगा, सिमिलर सेल ऑफ सेल्स आपका टिश्यू बनाएगा, एंड सिमिलर टिश्यू आपका ऑर्गन बनाएगा, सिमिलर ऑर्गन आपका ऑर्गन सिस्टम बनाएगा, ऑर्गन सिस्टम मिलकर आपका ऑर्गेनिज्म बनाएगा, और ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म मिलकर आपका क्या बनेगा, पॉपुलेशन बनाएगा, और अलग अलग पॉपुलेशन मिलकर क्या बनेगा, नेक्स्ट लेवल कम्युनिटी बनाएगा, ठीक है। और कम्युनिटी, अलग अलग कम्युनिटी मिलकर क्या बनाएगा, आपका बायोम बनाएगा, और पूरा वर्ल्ड का बायोम मिलकर आपका अर्थ बनाएगा, दैट इज बायोस्फीयर। तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है। तो भाई इसमें भी हर लेवल में वेरिएशन देखने को मिलता है। मैक्रोमोलिक्यूल्स में आज मेरा जो, जैसे कि मेरा सेल मेम्ब्रेन होता है, मेरा अगर बात करें सेल का, तो वही प्लांट का सेल वॉल भी होता है, उनका सेलुलोज का बनता है सेल वॉल। फंगाई का आपका रहता है, उसमें और भी कुछ रहता है, जैसे काइटिन का बना रहता है, ठीक है। फिर सेल भी अलग अलग होता है, टिश्यू भी सबका अलग अलग होता है। तो हर लेवल में आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका ये ऑर्गेनाइजेशन हमने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में पढ़ के रखा है। और ध्यान रखिएगा बायोडाइवर्सिटी जो टर्म है वो आपका पॉपुलराइज किया गया था एक साइंटिस्ट द्वारा, डेट इज एडवर्ड विल्सन, याद रख लीजिएगा नाम, ठीक है। रिमेंबर द नेम, चचा का नाम याद रख लेना, विल्सन साहब, ठीक है। व्हाट आर द लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एक बार पढ़ने से आराम से समझ में आ जाता है। 3 लेवल में डिवाइड करके रखा हुआ है इसको, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पेसीज डाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सचुरल लैंग्वेज में बोलते हैं, फिर आराम से समझ में आ जाएगा। जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब क्या, एक सिंगल स्पेसिस का वेरिएशन आने वाला भैया, ड्यू टू डिफरेंट जेनेटिक कंस्टिट्यूशन, सिंगल स्पेसिस का, स्पेसिस, ठीक है। तो डाइवर्सिटी इन सोन बाय ए सिंगल स्पेसिस, कौन सा लेवल में, जेनेटिक लेवल में। जैसे कि समझाने के लिए एग्जांपल लिया गया है रोल्फ या वोमिटोरिया, ये हिमालयन रीजन में प्लांट ग्रो करता है, ठीक है। पकड़े हिमालयन रीजन है तो यहाँ ग्रो कर रहा है, इधर भी ग्रो कर रहा है, अलग अलग रीजन, बहुत बड़ा रीजन को मैंने छोटा करके दिखा हुआ है।
तो यहाँ का ग्रो करने वाला का पास एक इसका जेनेटिक, इसका पास एक केमिकल बनता है, वो रेसरपाइन हो गया, रेसरपाइन। तो हो सकता है यहाँ में ग्रो करने वाला के पास कम रेसरपाइन हो, यहाँ में और कम हो, यहाँ जो ग्रो कर रहा है आपका रोल्फिया, ठीक है। फिर यहाँ में जो आपका रोल्फिया ग्रो कर रहा हो सकता है उसका रेसरपाइन बहुत ज्यादा हो। सो ये कम और ज्यादा जो हो रहा है सिंगल स्पीसीज में वेरिएशन जो आ रहा है, दिस इज जेनेटिक लेवल का वजह से आ रहा है। जेनेटिक लेवल में वेरिएशन हुआ तो इसलिए ये प्लांट में भी उस केमिकल का वेरिएशन आ गया, तो इसी को हम कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है। दैट इज डाइवर्सिटी शोन बाय सिंगल स्पीसीज जेनेटिक लेवल में। वही रोल्फिया वोमिटोरिया shows genetic variation किसमें, in potency and concentration of chemical के रेसरपाइन। तो अलग अलग मिलता है भाई, अलग अलग एरिया में हिमालयन का अलग अलग कंसेंट्रेशन रेसरपाइन का मिलता है इसमें, ठीक है। प्लस इंडिया में, इंडिया का बात किया जाता है, डाटा फिर से बोला, याद रखना है तो डाटा ध्यान रखिएगा। इंडिया में आपका राइस का 50,000 से ज्यादा स्ट्रेन देखने को मिलता है और मैंगो का 1000 से ज्यादा वेराइटी देखने को मिलता है। हम क्या जानते हैं, मालभोग आम जानते हैं लोग, लोकेल आम बोलते हैं, कोई कोई लंगड़ा आम बोलते हैं, और क्या क्या आम होता है ना। सो मैंगो का भी 1000 से ज्यादा वेराइटी है। देखो मैंगो तो मैंगो ही है ना, पर वेराइटी हो गया, कोई देखो यहाँ में केसर बन गया, कोई अल्पेंसो बन गया, कोई नीलम बन गया नीलम ही है ना, नीलम ही है, ठीक है। सो जेनेटिक लेवल में वेरिएशन आने की वजह से सिंगल स्पीसीज का इतना वेरिएशन हो गया, देखो। तो डाटा याद रख लेना बस ना। स्पीसीज डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या है आपका, डाइवर्सिटी एट स्पीसीज लेवल। जैसे कि आपका ये इंडिया हो गया, इधर वेस्टर्न घाट हो गया, देखो वेस्टर्न घाट, तो वेस्टर्न घाट और ये आपका ईस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट में आपका एम्फीबियन का स्पीसीज ज्यादा मिलता है इन कंपेरेटिवली टू ईस्टर्न घाट, ठीक है। तो स्पीसीज लेवल में स्पीसीज क्या हो गया, एम्फीबिया, ठीक है, फ्रॉग्स बात कर रहा हूँ, एम्फीबियंस। तो वेस्टर्न घाट में ज्यादा मिल रहा है और ईस्टर्न से ज्यादा मिल रहा है वेस्टर्न घाट में। तो फिर डाइवर्सिटी आ रहा है कि नहीं भाई, वेस्टर्न में ज्यादा डाइवर्सिटी है एम्फीबियंस का। सो अगर स्पीसीज लेवल में डाइवर्सिटी होता है तो हम कहते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी। दैट इज वेस्टर्न घाट में एम्फीबियन स्पीसीज का डाइवर्सिटी ज्यादा है देन ईस्टर्न घाट। देख रहे हो कितना तरीका का फ्रॉग है, देखो एम्फीबियंस, देखो कितना डाइवर्सिटी है, देखो। एंड नाउ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब क्या भाई, इकोसिस्टम लेवल में डाइवर्सिटी आ जाएगा, वेरिएशन आ जाएगा, ठीक है। जैसे इंडिया में तो सब कुछ है, डेजर्ट भी है, रेन फॉरेस्ट है, मैनग्रोव्स है, कोरल रीफ्स है, वेटलैंड्स है, एस्टुरेसीज है, अल्पाइन मीडोज है, ठीक है। सो इकोलॉजी के सिस्टम में आपका डाइवर्सिटी आ गया, तो इसे हम कहते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये फर्दर 3 प्रकार का होता है, अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी एंड गामा डाइवर्सिटी। बहुत ईजी है, बता रहा हूँ, देखो ये 3 एरिया है, पकड़ लो सपोज एरिया 1, एरिया 2 एंड एरिया 3। मान लो मैं यही बता रहा हूँ, यहाँ 3 अलग अलग स्पेसिस मिलता है, मान लो इस तरीके से, और यहाँ में भी 2 अलग अलग स्पेसिस मिलता है, और यहाँ में भी आपका 2 अलग अलग स्पेसिस मिलता है, मान लो इस तरीके से 3 यहाँ मिल रहा है एरिया 3 में। सो आप जब एक सिंगल एरिया का डाइवर्सिटी निकालते था, अब ये एरिया 1 का मैं इसको बॉक्स बना देता हूँ स्पेसिस समझने के लिए जस्ट, तो देखो 3 वेराइटी मिला है। तो एरिया 1 का डाइवर्सिटी बोलोगे तब क्या बोलोगे भाई, 3 मिल रहा है डाइवर्सिटी, 3 अलग प्रकार का मिल रहा है। तो देखो अल्फा डाइवर्सिटी मतलब जब आप डाइवर्सिटी 1 एरिया का निकालते हो, क्या 1 एरिया, तो क्या बोलोगे अल्फा डाइवर्सिटी। बीटा डाइवर्सिटी मतलब आप जब 2 एरिया को कंपेयर करके डाइवर्सिटी निकालोगे, इसको और इसको जब आप प्लस करोगे, देखो यहाँ में 3 है और यहाँ में 2 अलग अलग वेराइटी है, तब क्या बोलोगे टोटल। बीटा डाइवर्सिटी 1 से 2 एरिया का कंपेयर करके निकालो तो कितना होगा, 5 होगा। सो जब 2 एरिया का कंपेयर करते हो डाइवर्सिटी से हम बीटा डाइवर्सिटी कहते हैं। और ये पूरा एरिया, जितना भी एरिया, एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, इस तरीके से पूरा एरिया का जब आप डाइवर्सिटी निकालते हो उसको हम गामा डाइवर्सिटी कहते हैं। देखो ऑल एरिया का, कितना सिंपल है ये, अल्फा बीटा गामा। अल्फा मतलब 1 एरिया, बीटा मतलब 2 एरिया को कंपेयर करना, और गामा मतलब सारा एरिया को डाइवर्सिटी निकालना, ठीक है। सो ये सिंपल, सुनते होगे तो कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूज मत होना। नाउ अभी हम देखेंगे नंबर ऑफ स्पीसीज ऑन अर्थ, कितना है भाई स्पीसीज में आपका अर्थ अर्थ में कितना स्पीसीज है, कितना है वो देखेंगे, ठीक है। और इंडिया में भी कितना है वो देखेंगे। सो अकॉर्डिंग टू IUCN 2004 के डाटा के हिसाब से ये जो प्रपोज किए थे रिपोर्ट, मोर देन 1.5 मिलियन स्पीसीज आर डिस्क्राइब्ड सो फार। हमको पता है 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज डिस्क्राइब है, बट एक साइंटिस्ट है, मतलब इकोलॉजिस्ट है, रॉबर्ट मे साहब, इन्होंने बोला कि नहीं, आपका वर्ल्ड का स्पीसीज इतना कम नहीं हो सकता। वर्ल्ड का स्पीसीज इन्होंने एस्टिमेट किया ग्लोबल में कि 7 मिलियन स्पीसीज होगा वर्ल्ड में, और 7 मिलियन से आपने सिर्फ 1.7 to 1.8 मिलियन डिस्क्राइब किया। इसका मतलब अभी आप सिर्फ 22% ही आप अभी डिस्कवर करके डिस्क्राइब किए हो, अभी आपका 78% डिस्क्राइब करना बाकी है अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में, ठीक है। याद रखिएगा इनका एस्टिमेशन। सिर्फ हमने 22% ही स्पीसीज रिकॉर्डेड किया अभी तक, सो फार डिस्कवर करना भी बाकी है। और
काफी स्पीसीज ऐसा है जो डिस्कवर करने से पहले एक्सटिंक्ट हो जाता है, क्योंकि इतना बड़ा अर्थ है यार, इतना जंगल, इतना डाइवर्सिटी अलग अलग जगह में। सो काफी स्पीसीज ऐसा है कि इससे पहले उसका रिकॉर्ड हो, कुछ डिस्कवर उससे पहले ही हो सकता है वो एक्सटिंक्ट भी हो रहे हो, कौन जाने। ठीक है, तो आइविसेन और रॉबर्ट मे का एस्टिमेशन ध्यान रखिएगा। एंड यहां में तो ट्रिक्स का जरूरत है, कोई हो जाएगा तो एनिमल्स ऑब्वियसली। और क्या है कि अगर आप बात करो सपोज 1000 स्पीसीज अगर डिस्क्राइब हो जाएगा टोटल, सपोज देखो, ठीक है। सो उसमें से 70% आपका क्या होता है, एनिमल ही होता है 70%, और 22% होता है आपका होता है प्लांटी एंड फंगाई, और बचा 8% जो होता है वो होता है आपका मोनेरा एंड प्रोटिस्टा 8%। तो भैया कितना होगा अभी, 1000 सपोज टोटल स्पेसीज है टोटल, तो 70% कितना होगा, 700 एनिमल होते हैं, 220 आपका प्लांट फंगाई होगा और 80 आपका मोनेरा प्रोटिस्टा होंगे। ना इस 700 एनिमल से अब इसका अगर टोटल परसेंटेज लो तो इसमें से 70% आपका होते हैं इंसेक्ट। तो अगर 700 एनिमल था टोटल में से, तो 70% 700 का कितना होगा, 490 इंसेक्ट। तो एनिमल में भी आउट ऑफ एनिमल में भी 70% क्या होते हैं, इंसेक्ट होते हैं। दैट इज एवरी 10 एनिमल में 7 इंसेक्ट होते हैं। ठीक है, सो आपको अगर एक एरिया का सपोज निकालने को दिया जाए, आप इस एरिया का निकालिए तो डाइवर्सिटी, तो आप अगर वहां का इंसेक्ट भी अगर आप काउंट कर लेते हो ना, सपोज आपने ये एरिया का इंसेक्ट काउंट किया सपोज, तो आपको मिला 49 इंसेक्ट, कितना 49। तो आप इससे भी पूरा टोटल डाइवर्सिटी निकाल सकते हो इस एरिया का। कैसे, तो बताओ। तो आपको पता चला भाई 49 आपको इंसेक्ट मिल रहा है सपोज, तो 70% इंसेक्ट हुआ, तो टोटल आपका एनिमल कितना होगा, आपका 70 एनिमल होगा। ठीक है, तो उसमें से आपका प्लांट और फंगाई कितना होगा, आप 22 लिख दो, और 8 आपका मोनेरा प्रोटिस्टा लिख दो। सो ये परसेंटेज का बेसिस में आप एक एरिया का स्पेसीज डाइवर्सिटी भी निकाल सकते हो, अगर सिर्फ आपने इंसेक्ट का भी कैलकुलेट कर दिया तो, हिसाब कर दिया तो। ठीक है, सो ऑब्वियसली एनिमल्स मोर डाइवर्स होते हैं, 70% होता है, और फंगाई जो होता है 22% होता है। और ये तो बता ही दिया कि एनिमल में से भी 70% इंसेक्ट होता है। एंड फंगाई का स्पेसीज होता है वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होता है देन द कंबाइंड टोटल ऑफ फिशेस, मतलब फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, इनका टोटल मिला देने से भी आपका फंगाई का ही ज्यादा होता है। ठीक है, सो ग्राफ है यार बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, इसको याद करना है। ठीक है, नंबर वाइज भी याद करना है, और कौन ज्यादा कौन कम याद करना है। जैसे इन्वर्टिब्रेट में कौन ज्यादा होगा हमको पता ही है, सबसे ज्यादा कौन होगा, इंसेक्ट होगा। नेक्स्ट में आपका आ जाएगा अदर ग्रुप्स का कैटेगरी, जैसे कि पोरीफेरा, सिलेंटेरेटा, ये सब। ठीक है, प्लेटिहेलमिंथेस, एसेलहेलमिंथेस, अदर कैटेगरीज आ जाएंगे। ठीक है, सो इंसेक्ट ज्यादा, फिर अदर कैटेगरीज, उसके बाद आपका नेक्स्ट में क्या है, आपका मोलस्क, एंड देन उसके बाद आपका हेतुसी। तो आईओएमसी से आप याद रख सकते हो इन्वर्टिब्रेट का। ठीक है, आईओएमसी ऐसे भी याद रख सकते हो, आईओएमसी से आप याद रख लो इसको। डेट इज सबसे ज्यादा क्या होगा इन्वर्टिब्रेट में, इंसेक्ट, ओ से अदर एनिमल्स, एम से आपका मोलस्क फिर होगा, एंड लास्ट होगा सी से क्रस्टेशियंस। देख लो, सो कभी लेवलिंग करने भी आ सकते हैं, वैसा करके भी दे देगा। फिर वर्टिब्रेट्स में आपका कौन ज्यादा होगा। ठीक है, तो फेसबुक में लड़का था, उसका नाम था राम। ठीक है, राम भाई हम कहते हैं, फेसबुक में लड़का है, नाम है राम भाई। ठीक है, देयरफॉर इसका क्या होगा, एफबी में लड़का है जिसका नाम है राम भाई। ठीक है, सो इससे क्या हो रहा है मेरा, सबसे ज्यादा इसमें क्या होगा मेरा, एफ, दैट इज फिशेस। नेक्स्ट होगा आपका बी से आपका होगा बर्ड्स, नेक्स्ट आर से होगा आपका रेप्टाइल्स, ए से फिरुस, दैट इज फिशेस, बर्ड्स, फिर रेप्टाइल्स, फिर आपका मेमिलिया और एम्फीबियन, एंड देन आपका मेमिलिया। और भाई का वी से हमको क्या समझा रहा है, ये वर्टिब्रेट का कैटेगरी समझा रहा है। सो अब भी राम भाई साहब याद रख लेना, क्लियर है। एंड लास्ट का ये जो फिगर है आपका, अब इसका दैट इज योर क्या कहते हैं, प्लांट्स का। तो ऑब्वियसली प्लांट में सबसे ज्यादा क्या होगा, हमने ऑलरेडी सब पढ़ के रखा है, तो दो चीज तो आप जनरली याद रख सकते हो कि सबसे ज्यादा होगा आपका एम्फीबियंस, ऑब्वियसली सबसे ज्यादा वेल डेवलप है। उसके बाद आएगा आपका फंगी। ठीक है, तो सॉरी नॉट एम्फीबियंस, सॉरी एंजियोस्पर्म, फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब। ठीक है, जैसे होता है ना अलगे आपका ब्रायोफाइट, एडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो एंजियोस्पर्म ज्यादा। फिर आपका फंगी आ जाएगा, क्योंकि फंगी देखो फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, मैमल से भी ज्यादा होता है। तो नेक्स्ट आ गया फंगी। उसका बाद आता है आपका क्या है, एल्गी आता है, उसके बाद एल्गी। देखो उसका बाद आएगा क्या आएगा आपका, एल्गी का बाद आता है मोसेस, फिर आपका आता है फर्न, देन आता है आपका लाइकेन। ठीक है, ये सीक्वेंस होगा इसका। सो ये सीक्वेंस होगा, इसको ध्यान रख लेना यार,
कोई ट्रिक होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसके लिए, ठीक है, डोंट वरी। अगर बना पाए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो याद रखना है इसको, कभी ऐसा मैचिंग आ जाएगा, इसलिए बता रहा हूँ। अब बात करते हैं भैया टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज ऑन अर्थ में और इंडिया में। तो बायोडाइवर्सिटी ऑफ अर्थ का तो देख लिया, अब इंडिया का देखते हैं। सो इंडिया में हमको पूरा वर्ल्ड का अगर लैंड देखा जाए तो इंडिया सिर्फ 2.4% वर्ल्ड का एरिया लैंड लेता है, पर अगर डाइवर्सिटी का बात करते हो 8.1% स्पीसीज डाइवर्सिटी दिखाता है। डेट इज 2.4 एरिया है ना, तो इसको 2 से इंटू कर दो तो 8 हो जाता है। तो ऐसा स्पीसीज आप याद रख सकते हो, एक तरीका होगा इसका, ठीक है। सो इंडिया 2.4% वर्ल्ड का लैंड ले रहा है, कवर करके रखा है, बट स्पीसीज जो है वर्ल्ड का 8.1% दे रहा है, ठीक है। इसलिए इंडिया को 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज में से इंक्लूड किया जाता है। इंडिया में आपका कम से कम 45,000 स्पीसीज प्लांट मिलेंगे, तो उससे डबल आपका एनिमल्स मिलेंगे। और अगर रॉबर्ट में साहब का अगर ग्लोबल एस्टिमेट सही है, अगर उनका हिसाब से अगर 7 मिलियन ही अगर है, तो इंडिया में अभी भी आपका 1 लाख प्लांट स्पीसीज और 3 लाख एनिमल स्पीसीज डिस्क्राइब करना बाकी है, ठीक है। अगर रॉबर्ट में साहब का एस्टिमेट को आप मानो तो अभी भी इतना एस्टिमेट करना इंडिया में बाकी है डाइवर्सिटी, ठीक है। एंड बायोलॉजिस्ट जब भी वो कैलकुलेट करते हैं नंबर्स का डाइवर्सिटी का पार्ट, तो वो कभी भी श्योर नहीं होते अबाउट प्रोकैरियोटिक स्पीसीज। क्यों? प्रोकैरियोटिक जैसे मोनेरा हो गया, ठीक है, ये सब में क्या होता है आपका बेसिकली मोनेरा सब ये सब हो गया, बैक्टीरिया हो गया, माइक्रोप्लाज्म हो गया, ये क्या होता है, ये बहुत इवॉल्व होते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट चैप्टर में भी बताया, एक बैक्टीरिया को जब आप एंटीबायोटिक दो थोड़ा समय के लिए, आधा दिन के लिए, कुछ एक समय के लिए, तो बैक्टीरिया मरेगा, बहुत सारा बैक्टीरिया मरेंगे, पर बहुत सारा बैक्टीरिया इवॉल्व हो जाएंगे, उनका जेनेटिक मटेरियल म्यूटेट होकर वो म्यूटेशन होकर वो इवॉल्व हो जाएंगे, तो नया एक वेराइटी बन जाएगा ना वो उसी बैक्टीरिया का। सो सपोज साइंटिस्ट ने आज बताया कि 500 बैक्टीरिया है, सपोज एक एस्टिमेट दे दिया, और इसमें से 500 का कुछ कारण से म्यूटेशन होकर ये बन के तुम्हारा अलग अलग एक से अलग अलग वेराइटी बन के 2500, फिर वहां भी म्यूटेशन होकर बन गया 5000 वेराइटी बन गया। तो इसलिए कभी भी बायोलॉजिस्ट प्रोकैरियोटिक्स के बारे में टोटल नंबर श्योर नहीं होते उनका, ठीक है। तो यही कारण होता है, क्यों म्यूटेट होते हैं, उनमें म्यूटेशन होता है, इवॉल्व हो जाता है बहुत जल्द, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बहुत ही सिंपल है पैटर्न ऑफ योर बायोडाइवर्सिटी। भाई बायोडाइवर्सिटी का पैटर्न कैसा है, कहाँ में कितना स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा है, ठीक है। सो ये अर्थ बढ़िया से फिगर देकर रखा है, देखो ये होता है इक्वेटर, सबको पता है, ठीक है, इक्वेटर है। सो ये इक्वेटर है, तो आप जैसे जैसे इक्वेटर से आप पोल की ओर बढ़ते चलेंगे इस तरफ, ये नॉर्थ पोल और इधर में हो गया साउथ पोल, ठीक है। इक्वेटर का पास का जो रीजन होता है इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक रीजन, और उसका बाद जो मिलेगा हम टेम्परेट कहते हैं, टेम्परेट। सो देखो सारा चीज यहीं से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। सो इक्वेटर का पास से आप जैसे इक्वेटर है ना ये, आप जैसे पोल की ओर जाओगे दोनों तरफ, तो आपका स्पीसीज डाइवर्सिटी कम होता है। इसका मतलब इक्वेटर का पास ट्रॉपिकल रीजन में डाइवर्सिटी आपका ज्यादा मिलता है, ठीक है। ट्रॉपिकल पास में आपका डाइवर्सिटी जो है ज्यादा मिलता है, क्यों? क्योंकि 3 कारण है इसका। पहला कारण है कि ये जो देखो पोल का रीजन है, जो टेम्परेट रीजन सब इधर जो है पोल का पास में, वहां में ग्लेशिएशन बहुत होता है, फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन होता है, बर्फ गल के आएगा। तो क्योंकि देखो स्पीसीज डाइवर्सिटी होने के लिए टाइम लगता है, स्पीसीज बनने का प्रोसेस को हम स्पीसीएशन कहते हैं, इवोल्यूशन में पढ़ेंगे। तो स्पीसीज आज नहीं कि कल स्पीसीज एक नया बन जाएगा, परसों बन जाएगा। स्पीसीज बनने से फंक्शनल ऑफ टाइम लगता है भाई, हजारों करोड़ों साल, कुछ साल लग जाता है, बहुत साल लग जाता है स्पीसीज बनने में, डाइवर्सिटी क्रिएट होने में। तो भाई 2-4 साल हुआ, बाद में ग्लेशिएशन होकर इधर में फिर से आपका बर्बाद हो गया जो भी बन रहा था, पर ट्रॉपिक रीजन तक उतना पहुंच नहीं पाते हैं। तो फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन होता है आपका टेम्परेट रीजन में, पर ट्रॉपिकल रीजन में आपका लेस होता है, उतना वेरिएशन नहीं आ पाता। इसलिए ट्रॉपिकल रीजन में आपका डाइवर्सिटी, ये सब ट्रॉपिकल रीजन में डाइवर्सिटी आपको बहुत ज्यादा है देन टेम्परेट, पहला रीजन। दूसरा है कि यहाँ ये ट्रॉपिकल रीजन सब में आपका लेस सीजनल वेरिएशन मिलता है, लेस सीजनल वेरिएशन। तो ऑब्वियसली इसके वजह से लेस सीजनल वेरिएशन है, तो बढ़िया से प्लांट ग्रो करते हैं, अडैप्ट हो जाते हैं, और टेम्परेट में ऐसा होता नहीं है। एंड थर्ड पॉइंट है आपका, सपोज ये सन है, तो सन का रे ये ट्रॉपिकल रीजन में बढ़िया से पड़ता है रेदर देन दिस साइड, ठीक है। तो सन का लाइट अगर ज्यादा पड़ता है तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगा, और प्रोडक्टिविटी अगर ज्यादा हो गया तो ऑब्वियसली स्पीसीज डाइवर्सिटी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये 3 कारण है कि ट्रॉपिकल एरिया में स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा होता है देन टेम्परेट, ठीक है। और इक्वेटर से जैसे आप पोल की ओर जाओगे तो आपका स्पीसीज लेवल कम होते जाता है, यही कारण है। सो स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस एज यू मूव फ्रॉम द इक्वेटर टू पोल। ये डाटा नीचे याद छोड़ो, ट्रॉपिक्स हैव मोर स्पीसीज देन टेम्परेट या पोलर रीजन, हमको पता चल गया 3 कारण।
फिर भी लैंग्वेज में हम देखेंगे अभी, ठीक है। जैसे कि देखो, उसको समझाने के लिए एक एग्जांपल भी लेकर रखा है। ये पकड़ लो अर्थ है, ये इक्वेटर है, पकड़ लो। सो इक्वेटर का पास कोलंबिया जगह है, तो वहां में आपका 1400 बर्ड स्पीसीज मिलता है। इंडिया भी इस ट्रॉपिकल रीजन का पास में, तो हमें 1200 बर्ड स्पीसीज मिलता है। फिर आपका न्यूयॉर्क थोड़ा और दूर है इक्वेटर से, तो वहां में आपका सिर्फ 105 बर्ड स्पीसीज मिलता है। और ग्रीनलैंड जो पोल के पास है, वहां में सिर्फ आपका 56 बर्ड स्पीसीज मिलता है। तो देखो, इक्वेटर जैसे पोल की ओर जा रहे हो तो स्पीसीज कम से जा रहा है, इतनी डाइवर्सिटी। तो ये बर्ड का एग्जांपल लेके समझाया गया है कि कोलंबिया जो इक्वेटर का पास है वहां 1400 स्पीसीज है, इंडिया जो ट्रॉपिकल रीजन में है 1200 स्पीसीज है। न्यूयॉर्क जो और थोड़ा दूर है इक्वेटर से, वहां 105, और ग्रीनलैंड जो कि पोल के पास होता है उसका 56 स्पीसीज है, ठीक है। सो ये समझा गया एग्जांपल, याद रखना है डाटा फिर से। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रीजन जो होता है जैसे इक्वेडोर has up to 10 times vascular plant species as compared to the temperate forest region in the Midwest of USA। यूएसए का जो टेम्परेट फॉरेस्ट रीजन है ना, उससे 10 गुना ज्यादा आपका डाइवर्सिटी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रीजन में देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली ट्रॉपिकल में ज्यादा डाइवर्सिटी होगा, हमने ऑलरेडी देख लिया ये, ठीक है। तो कारण क्या है वो अभी दिखा देता हूँ। सो कारण ये है कि रीजन फॉर हाई डाइवर्सिटी स्पीसीज रीजन इन द ट्रॉपिक रीजन इज, क्योंकि ट्रॉपिकल यहाँ में टेम्परेट रीजन में आपका फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन होता है, तो वहां समय नहीं हो पाता, तो स्पेसिएशन नहीं हो पाता, ठीक है। तो ट्रॉपिक रीजन में उतना वेरिएशन नहीं होता, तो इनको मोर इवोल्यूशनरी टाइम मिलता है। सेकंड, रिलेटिवली कांस्टेंट एनवायरनमेंट, मतलब लेस सीजनल वेरिएशन होता है यहाँ में, तो ऑब्वियसली स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा होगा। एंड थर्ड, बहुत सोलर एनर्जी रिसीव करते हैं सन का डायरेक्टली ट्रॉपिकल रीजन, तो प्रोडक्टिविटी रहेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा तो स्पीसीज का नंबर बढ़ेगा, स्पीसीज का नंबर बढ़ेगा तो स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ेगा। सिंपल सा बात है, ठीक है। और अमेज़न ट्रॉपिकल में आपका होता है अमेज़न रेन फॉरेस्ट, ठीक है, उसका डाइवर्सिटी आपको यहाँ दिखा गया है डाटा। सो सिंस बुक में है यहाँ, तो याद कर लेना बेटर होगा, क्या पता पूछ दे तो बताओ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सिंस बुक में, तो ठीक है। सो वही बताया कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में 40,000 से भी ज्यादा प्लांट स्पीसीज है, 3000 फिश है, 1300 बर्ड है, 427 आपका मेमल्स और एम्फीबियंस है, और 378 रेप्टाइल स्पीसीज है, और 1,25,000 से भी ज्यादा इनवर्टिब्रेट स्पीसीज अमेज़न रेन फॉरेस्ट में ही है। तो ट्रॉपिकल रीजन में तो देखो इतना डाइवर्सिटी इसलिए दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो डाटा है यार, जैसे कि मैंने बोला यहाँ बहुत डाटा आपको पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पैटर्न ऑफ डाइवर्सिटी में आपका स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। सो दिस वाज गिवन बाय अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट साहब। स्टडी कर रहे थे साउथ अमेरिका जंगल में, तब एक रीजन में स्टडी कर रहे थे, तो इन्होंने क्या देखा कि एक एरिया है सपोज, ठीक है, ये पकड़ लो यहाँ में तुम्हारा 10 स्पीसीज है, तो इन्होंने जब एरिया बढ़ा के इन्होंने स्टडी करने देखा तो यहाँ पहुंच गया 50 स्पीसीज। फिर से एरिया बढ़ाया तो यहाँ पकड़ लो 150 स्पीसीज। फिर से एरिया बढ़ाया, पकड़ लो उतना बड़ा नहीं बना पा रहा हूँ, तो यहाँ में हो गया 300 स्पीसीज। फिर से एरिया बढ़ाया तो यहाँ देखा 450 स्पीसीज। मतलब कि इनका अकॉर्डिंग टू हम्बोल्ट साहब स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, एज यू इंक्रीज द एरिया ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन, तो आपका स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्रीज होता है। देखो आपने पहला बार जब एरिया इंक्रीज किया तो देखो आप क्या हो गया, आपका 10 से 50 हो गया, मतलब कितना टाइम बढ़ा, 4x टाइम आपका पॉपुलेशन बढ़ा। फिर आप सेकंड टाइम एरिया बढ़ाया तो आपका 50 से 150 हुआ, मतलब डबल हुआ, मतलब ट्वाइस एक्स टाइम बढ़ा, ट्रिपल हुआ मतलब। और फिर आप एरिया बढ़ाते हो तो देखो आपका 150 से 300 होता है, डबल ही होता है सिर्फ। और फिर आप एरिया बढ़ाते हो तो 300 से 450 होता है, आधा ही होता है, मतलब 0.5x ही बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाते हो तो आपका स्पीसीज डाइवर्सिटी देखो बढ़ रहा है, पर एज यू इंक्रीज फर्दर बढ़ना होता है, पर अप टू ए सर्टेन लिमिट, उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाता है, उतना बढ़ता नहीं है, ठीक है। सो देखो पहले में आप इंक्रीज किया तो 4 गुना बढ़ गया, दूसरे में 3 गुना, फिर कमते आ रहा, और ये जो कमते आ रहा है इसी को हम कहते हैं तुम्हारा रिग्रेशन कोफिशिएंट। क्या रिग्रेशन कोफिशिएंट कहते हैं इन स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप में, रिग्रेशन कोफिशिएंट व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय z, ठीक है। तो यही बोला इन्होंने कि स्पीसीज रिचनेस इंक्रीजेस विद इंक्रीजेस एक्सप्लोरेड एरिया बट ओनली अप टू ए सर्टेन लिमिट, और उसके बाद थोड़ा घटते आता है, उसी को हम रिग्रेशन कोफिशिएंट कहते हैं व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय z। तो इन्होंने वही ग्राफ से समझाया, तो बहुत सिंपल है भाई, एक तरफ को स्पीसीज रिचनेस रख लो, एक तरफ एरिया रख लो। तो देखो जैसे जैसे आपने एरिया बढ़ाया देखो स्पीसीज रिचनेस बढ़ा, फिर एरिया बढ़ाया तो देखो स्पीसीज रिचनेस बढ़ रहा है, और एरिया बढ़ाया देखो स्पीसीज रिचनेस और बढ़ रहा है। बाद में आपने इतना ज्यादा एरिया बढ़ाया पर स्पीसीज थोड़ा सा ही रिचनेस बढ़ा, और इतना ज्यादा एरिया बढ़ा दिया आपने, फिर भी आपका स्पीसीज रिचनेस देखो थोड़ा सा ही बढ़ा,
और ज्यादा इंक्रीप करने लगे ना तो ये और नहीं बढ़ने वाला, थोड़ा सा बढ़ के कांस्टेंट हो रहा है ये रहा, ठीक है। सो इसको आप ड्रॉ करोगे ये स्पेसिस एरिया रिलेशनशिप को, तो आपको इस तरीके से ग्राफ मिलने वाला है, जो कि हमने देखा इस तरीके से। इसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और इसकी इक्वेशन है S इक्वल टू सी एस जेड। ऐसे सरफेस एरिया, सॉरी स्पेसिस रिचनेस, सी है आपका वाई इंटरसेप्ट, ए है आपका एरिया समझा रहा है, एंड जेड आपका समझा रहा है रिग्रेशन कोफिशिएंट, ठीक है। और इसको लॉग लगा दो, अगर आप लॉग लगा के इसको कर दो तो क्या हो जाता है, लॉग का क्या आ जाएगा, लॉग एस इक्वल टू इंटू होने से प्लस आता है, देयरफॉर लॉग सी होगा प्लस लॉग सी प्लस पावर वाला पहले आ जाता है, दैट इज जेड लॉग ए। और अगर आप क्या कहते हैं लॉगरिथम स्केल में अगर इसे प्लॉट करो तो आपको जो मिलता है स्ट्रेट लाइन इस तरीके से मिलेगा, ठीक है, लॉग में। और तो लॉगरिथम का इक्वेशन ये जाता है। सो क्वेश्चन पूछता है भाई नॉर्मली आपको इक्वेशन ये है, आपका ग्राफ क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और लॉगरिथम स्केल में आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा और इक्वेशन ये है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। और दोनों में से कौन सा ज्यादा बनाना मतलब सही होता है, तो आपका लॉगरिथम वाला सही होता है, क्योंकि देखो स्ट्रेट लाइन मिलता है, इजी होता है, इतना एरिया बड़ा इतना स्पेसिस बड़ा, इतना एरिया बड़ा इतना स्पेसिस बड़ा, इतना एरिया बड़ा इतना स्पेसिस बड़ा, समझ रहे हो। तो एक्यूरेट बहुत बढ़िया से ज्यादा एक्यूरेटली हम लॉगरिथम स्केल में कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा इसको। और जेड का वैल्यू जैसे कि मैंने बोला इसको याद रख लेना है, वेराई करते हैं अलग अलग में। अगर स्मॉल एरिया लो तो जेड का वैल्यू आपका 0.1 to 0.2 होता है, याद रख लेना। लार्जर एरिया मतलब पूरा कंटिनेंट को आप अगर कर लो तो जेड का वैल्यू जो होता है 0.6 से 1.2 तक हो सकता है। और कुछ फ्रूगिवरस बर्ड या मेमल्स का लो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का, तो जेड का वैल्यू 1.15 होता है। सो ये डाटा है जेड का वैल्यू, किसका कितना है छाप लो, हूं उसमें द फॉलोइंग दे दे, एक तरफ स्मॉल एरिया कंटिनेंट और ये दे दे, तीन तरफ डाटा दे दे, कौन जाने भाई इनसे, ठीक है, तो एटलीस्ट दिमाग में तो डाल लेना, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेसीज डाइवर्सिटी, भाई इंपॉर्टेंस क्या है इसका, ठीक है, स्पेसीज डाइवर्सिटी ऑफ इंपॉर्टेंस है। सो टिलमैन साहब, डेविड टिलमैन साहब ने कहा कि एक पर्टिकुलर एरिया है, अगर वहां ज्यादा स्पेसीज है, पकड़ लो 50 स्पेसीज है, और एक एरिया यहाँ सिर्फ 5 स्पेसीज है, तो ये जो 50 वाला स्पेसीज वाला है ना, वहां आपका लेस वेरिएशन दिखाई देगा टोटल बायोमास में, क्योंकि ज्यादा स्पेसीज है तो ऑब्वियसली बायोमास ज्यादा ही होगा, और यहाँ में कम है तो बायोमास कम होगा, और ये वेरिएशन भी ज्यादा दिखाएंगे। ये वहां से मान लो 5 में से 3 एक्सटिंक्ट ही हो गया कोई कारण से, 2 बच के फिर क्या ही कर पाएंगे। तो जितना ज्यादा याद रखना, टिलमैन साहब ने कहा कि जितना ज्यादा स्पेसीज होता है एक एरिया में, वहां लेस टू लेस वेरिएशन टोटल मास में कम होता है, याद रख लेना। अगर ऐसा स्टेटमेंट देगा पूछे तो किसने बोला ये स्टेटमेंट, तो आपका टिलमैन साहब ने। और अगर डाइवर्सिटी बढ़ता है तो ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, और प्रोडक्टिविटी बढ़ना एक इकोसिस्टम का हेल्दी समझा रहा है, और ऑब्वियसली ह्यूमन रेस के लिए सर्वाइवल के लिए वो अच्छा रहेगा जितना ज्यादा डाइवर्सिटी होगा उतना, ठीक है। नाउ इसी तरीके से आपका स्पेसिस डाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंस को समझाने के लिए हम लोग का नेक्स्ट साइंटिस्ट आए पॉल एलरिच साहब, याद रखिएगा पॉल एलरिच साहब। इन्होंने आपका एक हाइपोथेसिस दिया, दैट इज रिवेट पोपर हाइपोथेसिस, ठीक है, रिवेट पोपर हाइपोथेसिस। इन्होंने मतलब एक एरोप्लेन के मदद से इकोसिस्टम में स्पेसीज डाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंस समझाया। तो कैसे, तो मैं अभी बता रहा हूं, देखो बहुत ही, देखो इन्होंने इकोसिस्टम को, ये पूरा इकोसिस्टम को एक एरोप्लेन से कंपेयर किया, एरोप्लेन से, ठीक है। सो इन्होंने एरोप्लेन को इन्होंने इकोसिस्टम बोला, और एरोप्लेन आपका अलग अलग पार्ट से मिलकर बना हुआ है, दुनिया भर का नट बोल्ट टू कनेक्ट होके, देखो ये कॉकपिट शॉकपिट सब विंग्स, ठीक है। तो उसको उन्होंने सारा पार्ट्स को उन्होंने रिबेट बोलते हैं उसको, उन्होंने स्पेसीज बोला। एरोप्लेन एक इकोसिस्टम है, और वो जो पार्ट से बनाया हुआ है वो आपका रिबेट है, तो मतलब इकोसिस्टम में स्पेसीज है। सो क्या है कि अगर एक ये फ्लाइट उड़ रहा है, नाम रहा, लैंडिंग हो रहा है, उड़ रहा है, अपना काम कर रहा है, तो एक पैसेंजर आया, एक रिबेट को लेके चला गया, नोट को लेके चला गया, तो इस प्लेन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 को लेके चला गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब क्या, एक इकोसिस्टम में अगर एक स्पेसीज कोई कारण से एक्सटिंक्ट हो गया कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 2 एक्सटिंक्ट हो गया कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर ज्यादा से ज्यादा देखो यहां से अगर तुम इस एरोप्लेन का सारा रिबेट लाहे गायब करने लग जाओगे तो ये एरोप्लेन उड़ नहीं पाएगा। उसी तरीके से एक इकोसिस्टम में आप ज्यादा से ज्यादा स्पेसीज अगर खत्म करते हो तो वो इकोसिस्टम नहीं टिक पाएगा, डिसबैलेंस होकर लाहे से खत्म हो जाएगा। वही बोल रही है, देखो सपोज इफ ए पैसेंजर लेके जाता है एक रिबेट को, मतलब रिबेट लेके गया मतलब एक्सटिंक्ट हो गया एक स्पेसीज, तो फ्लाइट को इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, मतलब इकोसिस्टम चलते ही रहेगा। बट ज्यादा से ज्यादा रिबेट चला गया, मतलब स्पेसीज रिमूव हो जाने से,
तो प्लेन ऑब्वियसली वीक हो जाएगा, इसका मतलब इकोसिस्टम वीक हो जाएगा। और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि चलो ज्यादा नहीं, आप पकड़ लो ये एरोप्लेन को, विंग्स का जो रिवेट है उसी को आपने गायब कर दिया, पकड़ लो, तो विंग्स का जो रिवेट है उसी को आप गायब कर दिया, तो विंग्स ही चला गया तो प्लेन उड़ पाएगा जाना क्या? नहीं। तो उसी तरीके से हर इकोसिस्टम में कोई कोई स्पीसीज ऐसा होता है जो पूरा इकोसिस्टम को हर तरफ से मेंटेन करके रखता है, और वैसा स्पीसीज को हम बोलते हैं की स्पीसीज। सो कोई कारण से अगर की स्पीसीज ही अगर चला जाने से वो इकोसिस्टम भी तंग हो जाएगा। जैसे इस प्लेन का अगर विंग्स वाला विंग्स ही हटा दो तो कहां से उड़ पाएगा, उसी तरीके से। सो लूजिंग ऑफ द रिवेट ऑन द विंग्स अगर उसे हटाते हो, दैट इज की स्पीसीज, जो इकोसिस्टम का फंक्शन को मेजरली ड्राइव करता है, तो आपका जैसे विंग्स हटा दी तो फ्लाइट उड़ नहीं पाएगा, उसी तरह से आपका इकोसिस्टम भी सस्टेन नहीं कर पाएगा अगर की स्पीसीज गायब करते हो। तो इतना इंपॉर्टेंस है आपका स्पीसीज डाइवर्सिटी को, वही पॉल एलरिच साहब ने आपका रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस बोल के एरोप्लेन के साथ कंपेयर करके समझाया। ठीक है, ऑलराइट, आई होप इजी था यार रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, इतना माथा मारना था नहीं। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फिर से कुछ डाटा है, ध्यान रखना है डाटा। ठीक है सर, काफी एनिमल जो है एक्सटिंक्ट हो गए हैं। सो अकॉर्डिंग टू IUCN रेड लिस्ट, ठीक है, रेड डाटा लिस्ट 2004 के मुताबिक 784 स्पीसीज आपका एक्सटिंक्ट हो चुके हैं पिछले 500 साल में। 784 स्पीसीज, उसमें से याद रखना आपको 338 स्पीसीज आपका वर्टिब्रेट का है, 359 इनवर्टिब्रेट एंड 87 प्लांट स्पीसीज है। एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा, डोडो एक्सटिंक्ट हुआ मॉरिशस से, कोगा अफ्रीका से एक्सटिंक्ट हो गया, थैलासिन ऑस्ट्रेलिया से एक्सटिंक्ट हो गया, स्टेलर सिकाओ रशिया से एक्सटिंक्ट हो गया, एंड 3 सब स्पीसीज ऑफ टाइगर दैट इज बाली, जवान एंड कैस्पियन भी एक्सटिंक्ट हुए इसी में से। तो पिछले 500 साल में 784 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुए अकॉर्डिंग टू IUCN रेड लिस्ट 2004। उसमें से भी कौन क्या क्या डाटा याद रख लेना, और स्पेसिफिकली कौन सा काउंट्री से क्या स्पीसीज क्या, तो ये यहाँ याद रख लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला ऐसा एनिमल देखे, ये काउंट्री देखे पूछ देंगे मैच द फॉलोइंग कौन सा क्या है, तो इसको तो दिमाग में डालना ही डालना कि डोडो मॉरिशस का, कोगा अफ्रीका का, थैलासिन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, स्टेलर सिकाओ रशिया। और फिगर देख लो क्या है भाई, डोडो ये सब है, कोगा, थैलासिन, स्टेलर सिकाओ, टाइगर में से वाली, जवान एंड कैस्पियन टाइगर। ठीक है, और पिछले 20 साल में, लास्ट 20 ईयर्स में ही, मतलब ये तो 2004 से बोले थे, 84 से लेकर 2004 तक 27 स्पीसीज डिसअपीयर हो गया पिछला 20 साल में ही, 27 स्पीसीज। ठीक है डाटा, और अभी 15,500 से भी ज्यादा स्पीसीज आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्ट हुआ नहीं है बट दे आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। जैसे हमारा असम का बात करें तो राइनो भी थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन में है, लाइला स्पीसीज कमते जा रहा है, कहीं है नहीं। अफ्रीका में एक था शायद, वो भी 4-5-6 महीने पहले मर गया। ठीक है, सो थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन मतलब आर फेसिंग थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, थ्रेट मिल रहा है भाई, अब एक्सटिंक्ट होने वाला है, उससे पहले सरकार वर्कर जो भी करके बचा लो इसे। सो कितना स्पीसीज है, 15,000 से भी ज्यादा स्पीसीज है, याद रखना, आर फेसिंग थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। उसमें से भी कौन कितना परसेंट, तो 12% बर्ड, 23% मेमल्स, 32% एम्फीबियंस, 31% जिम्नोस्पर्म स्पीसीज थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन फेस कर रहे हैं। फिर से वही डाटा है यार, क्या बताएं। और नाउ इतना बायोडाइवर्सिटी लॉस क्यों हो रहा है, कारण क्या है? ठीक है, और इसी रेट से अगर एक्सटेंशन चलते रहा ना जो चल रहा है, ठीक है, सो आपका 100 साल में, मतलब नेक्स्ट डिकेड में, 100 साल के अंदर नियरली आपका आधा स्पीसीज गायब हो जाएगा जो रेट से चल रहा है। क्योंकि पहले जो एक्सटेंशन होता था वो आपका उससे अभी 100 से 1000 गुना ज्यादा फास्टर हो रहा है। पहले सपोज 10 साल में आपका एक ही स्पीसीज गायब हो जाता, तो आजकल 10 साल में आपका 1000 स्पीसीज गायब हो रहा है, एक्सटिंक्ट हो रहा है। तो करंट रेट का जो स्पीसीज एक्सटेंशन है वो 100 से 1000 गुना फास्टर है, और यही चलते रह गया ना तो 100 साल में आपका आधा स्पीसीज गायब हो जाएगा और 200 साल में सारा स्पीसीज ही गायब हो जाएगा, आपका एक्सटिंक्ट हो जाएगा। फिर हमारे 3-4 जनरेशन जीते रह जाएंगे फिर दुनिया में। अभी इतना प्रॉब्लम हो रहा है, देख रहे हो ना कोविड में कितना ऑक्सीजन का दिक्कत हुआ, इसलिए प्लांटेशन कर यार। इम्पैक्ट क्या पड़ता है भाई बायोडाइवर्सिटी लॉस होने से? ऑब्वियसली इम्पैक्ट ही इम्पैक्ट पड़ता है, सूखा पड़ जाएगा, देख रहे हो सूखा पड़ जाएगा, प्लांट प्रोडक्शन में डिक्लाइन होगा, डिक्रीज हो जाएगा आपका इन्वायरमेंटल परचुर्बेशन सच एज ड्राफ्ट, इंक्रीज हो जाएगा, ड्वार्फ मतलब बढ़ते जाएगा सूखागिरी, और प्लांट रेजिस्टेंट नहीं कर पाएंगे ड्वार्फ को। प्लस वेरिएबिलिटी बढ़ जाएगा इकोसिस्टम में, हर जगह में, प्लांट प्रोडक्टिविटी में, वाटर यूज में, पेस्ट एंड डिजीज साइकिल में, अगर आपका बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है तो। ठीक है,
सो बचा के रखना है भाई। नाउ व्हाट आर दी कॉजेस, व्हाट आर दी कॉजेस फॉर द बायोडाइवर्सिटी लॉस? तो 4 कोज मेन है, वैसे तो बहुत ही कोज है पर 4 मेन कोज है, इसलिए इस 4 कोज को हम द इविल क्वार्टेट कहते हैं। क्वार्टर मतलब 4, ठीक है। उसमें से क्या है मैं यही एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर बताऊंगा सब। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन है, फिर ये मेन है, मोस्ट ऑब्वियस रीजन है, ये पूछा था नहीं तो एक बार। फिर आपका ओवर एक्सप्लॉइटेशन है, को एक्सटिंक्शन है, एलियन स्पीशीज इन्वेजन है। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है? हैबिटेट लॉस, ठीक है, अपना मतलब के लिए, अपना काम के लिए आप हैबिटेट लॉस करते जा रहे हो एक एरिया का। जैसे कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट जहां पहले अर्थ का 14% एरिया कवर करता था, कितना? 14%, पर आज देखो तो सिर्फ 6% में ही फॉरेस्ट है। 14% से सिर्फ 6% फॉरेस्ट है, बाकी सब गायब हो गया, हैबिटेट लॉस हो गया एनिमल्स का। क्यों? क्योंकि वहां में सोयाबीन का कल्टीवेशन हो रहा है, ग्रासेस के लिए कन्वर्ट किया जा रहा है फॉरेस्ट को, ताकि का वो ग्रो किया जाए। सो देखो, प्लस फ्रेगमेंटेशन मतलब क्या है? ये सपोज एक एरिया है, ये जंगल है सपोज पकड़ो, बड़े आसा, ठीक है। सो बीच में से किसी को जोश चढ़ा और यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम होकर यहाँ हाईवे बन गया, पकड़ लो। तो भाई यहाँ जो एनिमल थे, यहाँ में जो एनिमल थे बढ़िया से पहले मिलजुल रहे थे, यहाँ से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, पर अब एक रास्ता एकदम बड़ा सा बन गया तो क्या होगा? इनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, इनका मीटिंग नहीं हो पाएगा, और माइग्रेटरी एनिमल्स के लिए तो और भी दिक्कत हो जाता है। तो उनका क्या गया, टुकड़ा टुकड़ा में कुछ हम लोग अपना काम से ब्रिज बना दे करके उनका एरिया को फ्रेगमेंट कर दे, तो ऑब्वियसली बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा ही। 2 स्पीसीज से किधर रह गया, किधर रह गया, मीटिंग नहीं हुआ तो उनका अगला जनरेशन होगा ही नहीं, ठीक है। ये हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन, और वन बाय वन ही समझ लेते, चलो इजी है। सो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ये आउट ऑफ दिस 4 सबसे इंपॉर्टेंट को से याद रखना है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, दैट इज अमेज़न का ही बात हो रहा है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पहले 14% टोटल एरिया कवर करता था, अब सिर्फ 6% करता है, ठीक है। और अभी हम जब तक ये पढ़ रहे हैं, घंटे में रिकॉर्डिंग करूंगा, तब तक भी आपका 1000 ऑफ हेक्टर्स ऑफ रेन फॉरेस्ट आर बीइंग काट दिया गया है, कट ही रहा है पूरा वर्ल्ड में, मतलब, ठीक है। सो अमेज़न रेन फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, क्यों? फॉर द काटा कि सोयाबीन का कल्टीवेशन हो, या फॉर द कन्वर्सन ऑफ ग्रासलैंड फॉर कैटल्स। एंड फ्रेगमेंटेशन जो है अपना काम के लिए हाईवे बना दिया, ब्रिज बना दिया, ठीक है। ये रहा देखो, भाग हो गया कि नहीं, माटी जो एक फॉरेस्ट है अलग अलग फ्रेगमेंट में भाग हो गया, तो एनिमल्स को बेडली इफेक्ट करता है, ठीक है। स्पेशली जिसको लार्ज टेरिटरी चाहिए होगा, देखो उसको छोटा छोटा एरिया मिल रहा है, प्लस माइग्रेटरी एनिमल्स को ज्यादा इम्पैक्ट फैलाता है फ्रेगमेंटेशन आपका, क्लियर है। और यहाँ जब आप सोयाबीन के लिए कर रहे हो, आप ग्रासेस के लिए बना रहे हो, तो ऑब्वियसली हैबिटेट लॉस तो हो ही रहना है। यहाँ का जो स्पीसीज था तो गायब, अब बढ़िया से इतना सफा करके यहाँ सोयाबीन कल्टीवेशन करोगे तो वहां का तो स्पीसीज हैबिटेट लॉस हुआ ही ना, ठीक है। नेक्स्ट है ओवर एक्सप्लॉइटेशन, बहुत इजी है यार। ओवर, ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन, जब जरूरत से ज्यादा। अब मारने गए, सपोज एक फॉर एग्जांपल, आप नदी में गए मारने मछली, कि मैं मछली 2 मतलब थोड़ा सा आधा 1 किलो लाऊंगा, मेरे घर में खाऊंगा दिन का खाना, पर आप 1 किलो नहीं 50 किलो मार के लाए, तो एक जब ज्यादा एक्सप्लॉइट करने लग जाओगे ना कोई भी चीज को, तो उसको खत्म होना ही है, ठीक है। सो इसका एग्जांपल याद रख लेना, ओवर एक्सप्लॉइटेशन से कौन सा एक्सटिंक्ट होकर रखा है, तो स्टेलर सी का हेरा मार मार के खा खा के एक्सटिंक्ट ही कर दिए। एंड पैसेंजर पिजन, पहले के समय में कबूतर जा जा जा, कबूतर जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया, ठीक है। सो पहले यहाँ गले में चिट्ठी ऐसा ऐसा करके जब भेजा जाता था, आजकल अगर भेजो ना, वो क्या क्या एयर गन ना क्या क्या गन बोलते ना, मार के भोजन हो जाता है, इसलिए आजकल पैसेंजर पिजन नहीं है, ठीक है। प्लस आजकल टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया यार, कबूतर से कौन खबर भेजेगा, पता चला खबर भेजा कबूतर से, खा लिया कोई और, तो इसलिए सब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं आजकल ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये आर्टिकल है इस चैप्टर में भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एलियन स्पीसीज इन्वेजन, जब भी एक एरिया है हमें सब मस्त से जिंदा, मतलब सब मस्त से जी रहे, सपोज ह्यूमन का ही पकड़ो ना, ये में वहां से सब मस्त है। यहाँ में अगर गुलिवर ट्रेवल की तरह एक मूवी था जजंत्रम महमंत्रम, एक बड़ा सा अगर अलग एलियन स्पीसीज डाल दू यहाँ में, तो क्या होगा, लाए आदमी को खाते रहेगा, हर स्पीसीज को, ऐसा को तो एक्सटिंक्ट होते रहेंगे, ठीक है। तो जब भी आप एलियन स्पीसीज कहीं डालते हो, तो उसको वहां का जो लोकल इंडिजिनियस स्पीसीज है उसको नुकसान होने वाला है, या तो कम जगह स्पीसीज है तो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। सो एलियन स्पीसीज कॉजेस डिक्लाइन और एक्सटिंक्शन ऑफ इंडिजिनियस स्पीसीज, ठीक है। सो इसका एग्जांपल, 3 एग्जांपल याद रख लेना एकदम। सो नाइल पर्च एक फिश है, इसे इंट्रोड्यूस किया गया था लेग बैक्टीरिया ईस्ट अफ्रीका में, ठीक है। इंट्रोड्यूस किया गया जब वहां में इसे,
तो ये 200 से ज्यादा चिकलिड फिश का उस लेक में एक्सटिंक्शन कर रहे थे। छोटे छोटे जो मछली था ना, ये गुंडा था, इसका गुंडा राज दिखा के बड़े बड़े मछली को सबको खा गया, छोटे छोटे वाले को। सो नाइल पर्स लेक विक्टोरिया में इंट्रोड्यूस किया गया तो 200 से ज्यादा चिकलिड फिश उस एक्सटिंक्ट कर दिया इसने। एग्जाम्पल याद रखना। सिमिलरली आपका इन्वेसिव वीड स्पीसीज लाइक कैरोट ग्रास जैसे पार्थेनियम, लेंटना ये हो रहा, और वाटर हाइसिंथ, इसको तो हम टेरर ऑफ बंगाल बढ़िया से पढ़े हुए हैं, ठीक है। इकोनिया क्रसिप्स नाम है साइंटिफिक नेम। ये भी डैमेज कोज करता है तो नेटिव स्पीसीज। जैसे ये आपका हो गया वाटर हाइसिंथ, तो ये जो पानी में रहता है ना, सारा पानी का ऑक्सीजन ड्रेन कर लेता है, प्लस सनलाइट को अंदर जाने नहीं देता है, तो ऑक्सीजन का कमी होने की वजह से फिश मरते रहते हैं, प्लस प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाता है। सो ये सब इन्वेसिव बाहर से लाके इसे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था इसे, इसका ब्यूटीफुल लीफ और फ्लावर को देख के, बट हमको ही नुकसान पहुंचा दिया, ठीक है। थर्ड एग्जांपल इज इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन कैटफिश। नाम याद रखना, क्लेरियस गेरिपिनस, ठीक है। ये अफ्रीकन कैटफिश है, इसे जब इलीगली मतलब ठीक है इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, ठीक है, एक्वाकल्चर के लिए, तो ये हमारे इंडिजिनस कैटफिश जो होता है उसको थ्रेट पहुंचाने लग गया। थ्रेट मतलब एक दो एक्सटिंक्ट भी हुए, और थ्रेट मतलब कि एक्सटिंक्ट कर दूंगा भाई, खाते जाता है ये अफ्रीकन कैटफिश, ठीक है। सो ये थर्ड एग्जांपल है। क्लेरियस गेरिपिनस के इंट्रोडक्शन के वजह से हम लोग का इंडियन कैटफिश दैट इज इंडिजिनस कैटफिश थ्रेट में है एक्सटिंक्शन का। थर्ड कोर्स हो गया इविल का। चौथा कोर्स है आपका को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन मतलब क्या है? हम जाएंगे जाएंगे तुम्हें भी लेके जाएंगे, तुम्हें भी लेके नहीं, हम जाएंगे, तुम जाओगे तो हम भी जाएंगे, ठीक है। एक था दैट वाज आसामीज जेरो ड्रामा का है, देयर वाज यू नो क्लिप, स्मॉल क्लिप कि लड़की जो है वो रशी है, ससरी नाम की होता है, लड़का का नाम नहीं जानता एक्टर, आई लाइक दैट एक्टर, ओके। तो क्या होता है इसमें, लड़की को फुचका खाना बहुत पसंद होता है, पर बहुत झाल फुचका खाती है, और लड़का फुचका खाते रहता है, ठीक है। बट लड़का का अपना आंसू आने लग जाए, तो लड़की जो बोलती है कि तुम यदि खाबो नोरा क्यों खाइसा, फुचका मोहे भाल पाऊं। लड़की ने बोला फुचका मुझे ही पसंद है, तो लड़के ने बोला अरे मोह तुम्हारा, ठीक है। तुम्हें जो पसंद हमें वो पसंद, तुम जो करोगी हम वो करेंगे, तुम जाओगी तो हम भी जाएंगे, को एग्जिस्टेंस, अगर तुम गए तो हम भी जाओगे, ठीक है, लैला मजनू टाइप। सो अगर एक स्पीसीज आपका एक्सटिंक्ट होता है तो उसका स्पीसीज जो एसोसिएटेड रहेगा उसके साथ वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा, तो इसको हम कहते हैं को एक्सटिंक्शन, ठीक है। जन्म जन्म का नाता है ये, ठीक है, प्यार का नाता है सब। हंसी आ रहा मुझे, ठीक है, डोंट वरी, आप लोगों को भी पढ़ते समय हंसी आएगा ये चीज, ठीक है। बोलते हैं ना तुम नहीं तो मैं नहीं, ठीक है, हम भी चले जाएंगे, तुम ही मोरी बोले मैं मोरी जा, पर अगला मर जाएगा, दूसरा यहाँ है, इसका जिंदगी जीता है। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, दिल से मत लेना। तो को एक्सटिंक्शन मतलब साथ साथ एक्सटिंक्ट होगा। अगर एक स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रहा है तो उसके साथ जो होस्ट एसोसिएटेड होगा वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए दोनों को को-इवॉल्व करना पड़ता है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी ऑर्गेनिज्म इन पॉपुलेशन में बताया। जैसे प्लांट और पोलिनेटर का म्यूचुअलिज्म, फिग और आपका वास्प का म्यूचुअलिज्म, अगर फिग गया तो वास्प भी नहीं टिक पाएगा, ठीक है। बट अगर दोनों को जिंदा रहना है, चेंजेस आता है, तो इसमें अगर कुछ चेंज आए तो इसमें भी चेंजेस आना पड़ेगा, तो ये इवॉल्व हो पाएंगे। वरना एक गया तुम ही बोले मैं घुसी जा, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, अरे बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करना क्यों जरूरी है, व्हाट आर द रीजंस फॉर कंजर्वेशन। तो ये रीजन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को बेसिकली 3 पार्ट में समझाने का कोशिश किया गया है। मतलब बेनिफिट समझाया जा रहा है बायोडाइवर्सिटी का तीन अलग अलग कैटेगरी में भाग करके। जैसे कि देखो बायोडाइवर्सिटी आ जाए तो हमको फॉरेस्ट से सब कुछ मिल रहा है, दवाई मिल रहा है, ड्रग्स बनते बहुत सारा, काठ मिल रहा है, ये टेबल बन रहा है, सब बन रहा है। तो इसे हम समझा रहे हैं कि ये नेरोली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट है, मतलब ये सब एक बायोडाइवर्सिटी का एक बस ऐसा चीज जो आप इस्तेमाल कर रहे हो, नैरो रीजन में इसको एक्सप्लेन किया गया, ये सब इंपॉर्टेंट। ब्रॉडली कैटेगरी में आपका रखा गया है कि देखो आज अगर ये देखो ये प्लांट खेती है, कितना सारा प्लांट है खेती में, देखो इसको क्या पोलिनेशन हम करते हैं, नहीं इंसेक्ट करते हैं, है कि नहीं, पोलिन हनी भी करते हैं लोग, पोलिनेशन करते हैं। अगर एक इंसान को खेती पोलिनेशन करना पड़े ना, एक खेती ह्यूमन को पोलिनेशन करना पड़े आर्टिफिशियली, तो धुआं छूट जाएगा। सो देखो इतना हमको नेचर प्रोवाइड कर रहा है, तो इसलिए हमको मतलब कंजर्व करना चाहिए, तो सब ब्रॉडली कैटेगरी में आ जाता है। प्लस एस्थेटिक प्लीजर, सिटीज में जो लोग रहते हैं उनको क्या ही मिलता है, गांव में देखना, तो गांव वाले लोग घर में कभी भी
मतलब शाम को अंदर नहीं बैठ सकते हैं, वो बाहर जाएंगे, घूमेंगे, बैठेंगे, नदी किनारे जाएंगे, अच्छा लगेगा उनको, पर सिटीज में क्या है, बड़ा सा एक बिल्डिंग बन गया, बस फ्लैट में आप डिवाइड करते रहो, ये एक फ्लैट है, एक फ्लैट है, फ्लैट 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 फ्लैट, जिंदगी कुछ है नहीं, फ्लैट में चला जाता है। ठीक है, यहाँ में अगर किसी का कुछ हुआ तो अगला पूछने भी नहीं आता। सो देखो, इतना मजा आपको नेचर से मिला, आप सुबह सुबह जाओगे टहलने तो आपको घास का मजा मिलेगा, सब आर्टिफिशियली मिलेगा। सो इसलिए हमें कंजर्व करना चाहिए, और ये सब ब्रॉडली में डाल दिया गया। इथिकल आर्ग्यूमेंट, इथिकल मतलब क्या भाई, वो जानवर अपना जिंदगी जी रहा है, मैं अपना जी रहा हूँ, हमें ये सबको नहीं मानना चाहिए, सब में भगवान का रूप होता है, ये सब समझाया जाता है, इसलिए ऐसा भी समझा के कंजर्व किया जाता है। तो देखो, नैरोली यूटिलिटियन बायोडाइवर्सिटी से क्या क्या प्रॉफिट को इसमें डाला गया है, जैसे कि ह्यूमन डिराइव इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम नेचर सच एज फूड, फायरवुड, फाइबर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ठीक है, जैसे डाई, रेजिन्स, परफ्यूम्स, मेडिसिन। दुनिया का जितना भी ड्रग्स है उसमें से 25% से ज्यादा ड्रग्स आपका प्लांट से बनता है, और 25,000 से ज्यादा स्पेसीज प्लांट का मेडिसिनल वैल्यू प्रोवाइड करता है। ये 2 डाटा याद रख लेना। और इस सब ये सारा बेनिफिट्स को आपका नैरोली कैटेगरी में डाला गया है। ठीक है, फिर ब्रॉडली में जैसे कि मैंने बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोसिस्टम सर्विसेज में, जैसे कि पूरा वर्ल्ड का ऑक्सीजन 20% तो आपका सिर्फ अमेज़न रेन फॉरेस्ट ही प्रोवाइड कर रहा है, अमेज़न फॉरेस्ट। तो आप उसको अगर काटते जाओगे तो ऑक्सीजन कम मिलेगा, तो खरीदते रह जाना फिर ऑक्सीजन टैंक। ठीक है, फिर पोलिनेशन थ्रू बी, बम्बल बी, बर्ड्स पे, अगर मारते जाओगे सबको तो पोलिनेशन होगा नहीं, तो खाते रह जाना। फिर एस्थेटिक प्लेजर, सुबह उठ के जाके घास में चलना, ठीक है, सीनरीज देखना, वाह विमान दुनिया, ये सब अगर आपने आर्टिफिशियली करने जाए तो कितना खर्चा लगेगा सोचो। सो ये सब बेनिफिट हमको फ्रीली मिल रहा है नेचर से, तो इसको डाल दिया गया ब्रॉडली कैटेगरी में। एंड इथिकल आर्ग्यूमेंट वही हम बच्चे को सिखाते हैं, मत मारो गाय को, मत मारो, ये मत करो, वह कुछ भी चीज को, ठीक है, एनिमल्स को, व्हाई शुड बी हार्म दैट एनिमल, ताकि ऐसा सिखा दिया जाता है बचपन से, ताकि मारते नहीं है तो क्या होता है, कंजर्व हो जाएगा अल्टीमेटली। सो हर स्पीसीज का अपना खुद का एक वैल्यू होता है, हम लोग का मोरल ड्यूटी है कि हम उसका वेलबींग का टेक करें, हम नहीं काटे, पेड़ को ना काटे, ना ही एनिमल्स को मारे। ठीक है, सो ये 3 कैटेगरी में बायोडाइवर्सिटी का महत्व बताया गया है, इसलिए हमें कंजर्व करना चाहिए। नाउ लास्ट पार्ट है, खत्म ही हो जाएगा, और ये तो बहुत ही चीज है कि टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन। अब कंजर्व कैसे कर सकते हो बायोडाइवर्सिटी को। मान लो एक बड़ा सा ये एरिया है, मान लो यहाँ में स्पीसीज डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा, एनिमल्स बहुत ज्यादा है, टाइगर वगैरह सब है, मान लो सपोज, ठीक है, सब कुछ है, सब कुछ, और बहुत बड़ा एरिया है, पकड़ लो 500 किलोमीटर का एरिया है, एज फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ से आपको सब एनिमल्स को लाके जू में रखना पॉसिबल नहीं होगा इतना बड़ा एरिया में, है ना। तो इसमें बेनिफिट क्या होगा कि मैं पूरा एरिया को ही प्रोटेक्टेड एरिया घोषित कर दूं, ताकि ये एनिमल जो यहाँ में है उसका अपने नेचुरल हैबिटेट में ही वो सेफ रहे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इन सिटू या ऑन साइट कंजर्वेशन, उसी के साइट में कंजर्व कर दिया मैंने। इन सिटू मतलब उसी वहीं में एरिया में। और कोई कोई स्पीसीज ऐसा है जो आपका एक्सटिंक्शन का थ्रेट है, गायब हो जाएगा भी, तो सब एरिया को मुझे प्रोटेक्ट करना जरूरी है वो सब एनिमल्स को। तो सब एनिमल को मैं क्या करूंगा, उसका नेचुरल हैबिटेट से लाके, नेशनल जूलॉजिकल पार्क, बोटानिकल गार्डन, प्लांट है तो वहां में लाके इसको मैं प्रिजर्व करूंगा, उसका नेचुरल एरिया से लाके, मतलब ऑफ साइड। तो इसको हम एक्स सिटू बोलते हैं, मतलब एक्सटर्नली बाहर लिया जा रहा है, तो ऐसा टाइप को हम एक्स सिटू कंजर्वेशन कहता है। सो आई एम प्रीटी श्योर कि इन सिटू और एक्स सिटू का आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। ठीक है, कुछ डाटा है इसमें भी ध्यान रखना है। सो इन सिटू कंजर्वेशन, एज यू नो, इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब क्या आता है, द कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज विद इन नेचुरल या ह्यूमन मेड इकोसिस्टम इन विच दे अकर, मतलब डिक्लेयर कर दो भाई नेशनल पार्क को कुछ भी करके। ठीक है, इट इंक्लूड्स प्रोटेक्टेड एरिया सच एज, देखो इन सिटू में क्या क्या तैयार रखना, नेशनल पार्क ऑब्वियसली, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, कल्चरल लैंडस्केप एंड नेशनल मॉन्यूमेंट्स, ये सब आ जाता है आपका इन सिटू में। क्वेश्चन पूछता है कि कौन इन सिटू है, कौन एक्स सिटू है। ठीक है, और इंडिया में कितना क्या है, नंबर तो याद रखिएगा। इंडिया में टोटल 14 बायोस्फीयर रिजर्व है, 90 टोटल नेशनल पार्क है, एंड 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नेशनल पार्क ऑब्वियसली बढ़ा हुआ है, पर एनसीईआरटी का आउटडेटेड डाटा है तो इसी को याद रखना है। क्वेश्चन आंसर इसी ऑप्शन से आएगा। ठीक है, इंडिया में इतना इतना है, 14 बायोस्फीयर रिजर्व, 90 नेशनल पार्क, 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो नेशनल पार्क क्या है, ऑब्वियसली पता ही होगा नेशनल पार्क क्या है आपका। वहाँ स्ट्रिक्टली रिजर्व कर दिया जाता है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, जहां प्राइवेट ओनरशिप, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग ये सब एरिया प्रोहिबिटेड होता है। ठीक है ना। सेंचुरी में क्या होता है, सेंचुरी में भी वही है, प्रोटेक्शन दिया जाता है एनिमल्स को, बट नेशनल पार्क से डिफरेंस कैसे हो गया, तो यहाँ में थोड़ा बहुत कलेक्शन ऑफ टिम्बर्स, माइनस फॉरेस्ट प्रोडक्ट और प्राइवेट ओनरशिप थोड़ा बहुत अलाउ किया जाता है, तब तक जब तक वो एनिमल को हार्म ना करे, पर नेशनल पार्क में सब कुछ अलाउ नहीं है। तो ये डिफरेंस है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में।
ठीक है। एंड बायोस्फीयर रिजर्व, नेक्स्ट है बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। सो बायोस्फीयर रिजर्व एक एरिया है जहां आपका बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी होता है, उसको कंजर्व कर दिया जाता है और थोड़ा बहुत वहां से स्टिल सस्टेनेबल यूज, जितना आपको जरूरत चाहिए उतना आप वहां से प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। एंड सेक्रेट ग्रुप्स, नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट जगह में कंजर्व करने वाला सेक्रेट ग्रुप। सेक्रेट ग्रुप्स मतलब सेक्रेट फॉरेस्ट भी कहते हैं, मतलब ऐसा फॉरेस्ट या एरिया जो मतलब रिलीजन बिलीफ में कि यानी हम यहाँ पीपल का अच्छा बड़ा सा एरिया है, यहाँ भगवान को पूजा करेंगे, उसी बहाने से सब देखो फिगर में देखो आप, इस तरीके से वो एरिया को प्रोटेक्ट कर लिया जाएगा, तो इसको हम कहते हैं सेक्रेट ग्रुप, ठीक है। सब ये याद रखना है आपको, वही बात है कि कहाँ में कौन सा सेक्रेट ग्रुप है। मैच द फॉलोइंग का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जैसे कि मेघालय में खासी और जयंतिया हिल में आपका सेक्रेट ग्रुप है, राजस्थान में आरावली हिल्स में आपका सेक्रेट ग्रुप है, ठीक है। फिर वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटक एंड महाराष्ट्र रीजन में आपका सेक्रेट ग्रुप है, एंड सरगुजा, चंदा एंड बस्टर्ड एरिया ऑफ मध्य प्रदेश में आपका सेक्रेट ग्रुप है। सो याद रख लीजिएगा कि खासी जयंतिया हिल कहाँ में है, मैच द फॉलोइंग ऐसा करके डाल देगा। सो ध्यान रख लीजिएगा सेक्रेट ग्रुप कौन सा एरिया में कहाँ में है सेक्रेट ग्रुप, ठीक है। नाउ एक्स सिटू कंजर्वेशन, जैसे कि मैंने बोला एक्स सिटू मतलब क्या, इट इज द कंजर्वेशन ऑफ एनिमल आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट, ठीक है। एज फॉर एग्जांपल जेनेटिक रिसोर्स सेंटर, जेनेटिक रिसोर्स सेंटर मतलब अगर आपका कोई एनिमल एक्सटेंशन का थ्रेट में है तो आप उसको उठा के लाइए और उसे स्टोर कीजिए, ठीक है। फिर आपका जूलॉजिकल पार्क, जू में क्या रखा जाता है, आपका एनिमल्स को लाकर रख दिया जाता है, अगर एक्सटेंशन का थ्रेट में है तो उसे उसका नेचुरल हैबिटेट से लेके आके। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका आता है इन सिटू में, पर वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क देखो ऐसे याद रखना, आप सफारी करने जाते हो तो एक थोड़ी बंजर में चले जाता हो, एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया में जाते हो जहां एनिमल्स पड़ा रहता है, पता है लोगों को सफारी करने आएंगे तो हम यहाँ ये एनिमल दिखाएंगे, यहाँ एनिमल दिखाएंगे, तो वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क याद रख लेना, कहने का मतलब एक सिटू में आता है, पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन सिटू में, ठीक है। फिर आपका बोटानिकल गार्डन, कोई प्लांट स्पीसीज अगर एक्सटेंशन का डर है तो आप उसका नेचुरल हैबिटेट से लाके बोटानिकल गार्डन में आप ग्रो कराओ उसे। जीन बैंक, उसी जैसे अलग अलग स्पीसीज अगर गड़बड़ है तो उसे लाके उसका जीन को प्रोटेक्ट करो उस एनिमल का। क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन मतलब क्या, -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन में आप प्रिजर्व करो उस एनिमल का सीमेन को, ठीक है, या पोलन ग्रेन को या सीड को, ठीक है। तो उसे हम पोलन को प्रिजर्व करने से पोलन बैंक बोलते हैं, अगर सीड को आप क्रायो प्रिजर्वेशन में प्रिजर्व करते हो तो हम सीड बैंक बोलते हैं, ठीक है। एंड हॉटस्पॉट, व्हाट आर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट मतलब क्या, देखो हॉट मतलब क्या एकदम गर्म, जैसे यहाँ एक आग उग रहा है सपोज आग, और यहाँ में एक तवा है, और तवे में अगर आप कुछ स्पेसीज रख दो तो क्या होगा, एकदम ठंडना जाएंगे एकदम, मतलब है ना। तो हॉटस्पॉट मतलब वहाँ एनिमल्स पूरा एकदम हरा भरा, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, और कोई कोई एनिमल ऐसा है ये हॉटस्पॉट वाले रीजन में जो वहीं मिलेगा, उस एरिया को छोड़कर कहीं नहीं मिलेगा, वैसा स्पेसीज को हम एंडेमिक स्पेसीज कहते हैं। एंडेमिक स्पेसीज मतलब स्पेसीज दैट आर कन्फाइंड ओनली टू स्पेसिफिक रीजन, और कहीं नहीं मिलने वाला, और ये सब स्पेसीज ज्यादातर थ्रेटेंड होते हैं कि एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। सो इट्स बेटर कि वो पूरा एरिया को मैं कवर कर लूं, डाइवर्सिटी इतना ज्यादा है तो मैं उसे प्रोटेक्ट कर लूं इन द नेम ऑफ हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। सो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है, दिस आर द रीजन्स विद वेरी हाई स्पेसीज रिचनेस होता है, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म होता है, ठीक है। वर्ल्ड में टोटल 34 हॉटस्पॉट है, इंडिया में 3 है, याद रखो कहाँ का, वेस्टर्न घाट, श्रीलंका इंडो बर्मा एंड हिमालय में, ठीक है। टोटल 34, इंडिया में 3, याद रखना ये। सो भाई ये वेस्टर्न घाट है, फिगर दिखा के रखा है जस्ट, ये इंडो बर्मा हॉटस्पॉट है, देखो कितना डाइवर्सिटी है, देखो दिख रहा है। और पूरा वर्ल्ड का अगर बात करें तो सारा 34 हॉटस्पॉट मिला के लेस देन 2% लैंड एरिया ले रहा है पूरा अर्थ का हॉटस्पॉट, सारा हॉटस्पॉट, पर सिर्फ 2% लैंड लेके ये हॉटस्पॉट में अगर आप प्रोटेक्शन अगर करते हो ना, स्पेसीज रिसोर्स इतना ज्यादा है कि आप सिर्फ हॉटस्पॉट का प्रोटेक्शन करने से भी आपका जो ऑनगोइंग एक्सटेंशन है वो 30% से रिड्यूस हो जाएगा कम से कम। अगर यहाँ में भी आप अगर प्रोटेक्शन करते हो हॉटस्पॉट में भी, तो आपका एक्सटेंशन का रेट 30% से भी कम रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट लास्ट टू डाटा इन दिस चैप्टर विल बी ओवर। सो इंटरनेशनल एफर्ट क्या क्या लगाया गया है ताकि कंजर्व किया जाए बायोडाइवर्सिटी को। सो अर्थ समिट हुआ था, एक बड़ा सा मीटिंग, ठीक है, मीटिंग टाइप, कहाँ में हुआ था, याद रखिएगा, रियो डी जेनेरियो इन द ईयर 1992,
याद रख लेना। आर्ट समिट रियो डी जेनेरो 1982। मेन मोटिव क्या था इसका? मेन मोटिव था कि आप कंजर्वेशन करेंगे बायोडाइवर्सिटी का, बायोडाइवर्सिटी से सस्टेनेबल यूज करेंगे हम, जितना चाहिए उतना ही, ज्यादा नहीं, एंड शेयरिंग बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम द जेनेटिक रिसोर्स। मतलब अगर कोई ऐसा दवा मिलता है जो फॉरेस्ट से बन रहे सपोज एक प्लांट है, तो आप ग्लोबली शेयर करो। ये मोटिव था आर्ट समिट का जो हुआ था रियो डी जेनेरो में 1992 में, ताकि कंजर्वेशन किया जाए, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाए, इसलिए मीटिंग हुआ था। सब पार्टिसिपेट किए थे हर कंट्री। नेक्स्ट हुआ था आपका वर्ल्ड समिट, वो आर्ट समिट था। नेक्स्ट हुआ था आपका वर्ल्ड समिट इन जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका 2002 में। और इनका मोटिव क्या था? इनका मोटिव ये था कि, और यहाँ में टोटल 190 कंट्री पार्टिसिपेट किए थे, और इनका मोटिव ये था कि जो करंट रेट का बायोडाइवर्सिटी जो लॉस है उसको हमको रिड्यूस करना है बाय 2010। इनका मोटिव था, ठीक है। आपका वर्ल्ड समिट का जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में 2002 में हुआ था। 190 कंट्रीज पार्टिसिपेट किया था, याद रखिएगा। आर्ट समिट एंड वर्ल्ड समिट कहाँ हुआ था? ईयर्स ऑफ एंड मोटो, ठीक है। कैसा लगा यार बता देना। कोई कमेंट, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व इट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन, ठीक है। अच्छे से पढ़ो। थैंक यू वेरी मच गाइस।